जो ली चार्टिलियर्स प्रिंसिपल है वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। उसमें जितने भी फैक्टर्स थे जिसके ऊपर ली चार्टिलियर प्रिंसिपल डिपेंड करता था या फिर जो रूल्स हम लोगों को डिराइव करने थे वो सारी की सारी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। जैसे एक था एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, जिसमें हम दो क्लासिफिकेशन करते हैं, एक कांस्टेंट प्रेशर पे और दूसरा कांस्टेंट वॉल्यूम पे, है ना। और उसके अलावा आप लोगों का इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन था, इफेक्ट ऑफ प्रेशर था, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम था, और साथ ही साथ में आपके पास कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है और टेम्परेचर का तो हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा क्योंकि वो ऑब्वियसली हमारा कल का क्लास है वो, कि किस तरीके से इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं या उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। नहीं, हम लोग कल ज़्यादा डिटेल में तो देखो थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पढ़ाई नहीं जा सकती क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स इंडिविजुअली खुद एक आपका चैप्टर है, ठीक है, इस वजह से। तो अभी आगे हम लोग आज अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। बहुत ही शॉर्ट सा वीडियो रहेगा ये, मुश्किल से शायद 15 या 20 मिनट का, और हो सकता है मैं जब जब ऐसा बोलती हूँ वो चीज़ एक्सटेंड हो जाती है, बट इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स लेंगे। अच्छा, तो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो चीज़ें ये हैं कि हम लोगों ने कल ली चार्टिलियस प्रिंसिपल तो पढ़ लिया था, अभी ली चार्टिलियस प्रिंसिपल के कुछ एप्लीकेशंस पढ़ लेते हैं, ठीक है। वैसे तो ये एप्लीकेशन वाला पार्ट मैं कल वाले वीडियो में ही डाल सकती थी, बट वो देखो थोड़ा सा लेंदी हो गया था। एंड तुम ये ऑब्जर्व करोगे मैं कभी भी 1 आवर या जब मैक्स टू मैक्स 1 आवर 20 मिनट्स या 15 मिनट से ऊपर की चीज़ें डालती ही नहीं हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैंने उसमें इसको इंक्लूड नहीं किया, इसको एक अलग सा शॉर्ट टॉपिक बना दिया है जिसमें हम लोग कुछ ली चार्टिलियस प्रिंसिपल से रिलेटेड उसके क्या करेंगे, एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही सिंपल एप्लीकेशंस हैं, बट मेरे हिसाब से ये तुम लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। सो देयरफॉर वी आर गोइंग टू डिस्कस इट। और उसके अलावा ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चंस शेयर कर दिए ली चार्टिलियस प्रिंसिपल से, तो उसको तुम बना के रखना, कल उसके आंसर की हम लोग डिस्कस करेंगे फिर। चलो तो अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे देखो पहला एप्लीकेशन जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे वो रहेगा मेल्टिंग ऑफ एन आइस, बराबर। तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार मेल्टिंग ऑफ एन आइस को कहाँ से आप इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में डाल रहे हो, बट यस, मेल्टिंग ऑफ आइस भी ली चार्टिलियस प्रिंसिपल से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर हम ऐसा बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा काम करोगे जिसकी वजह से आइस का मेल्ट होना जल्दी जल्दी शुरू होगा। तो पहले आइस की इक्वेशन लिख लेते हैं। ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट मेल्टिंग, तो मेल्टिंग की अगर आप बात कर रहे हो तो आप लोगों के पास जो पानी है वो ज़रूर सॉलिड स्टेट में रहा होगा और इसने इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखा है H2O किसके साथ, लिक्विड के साथ। अब देखो यार, इतनी अक्ल तो तुम्हारे अंदर बहुत ही अच्छे से है, बहुत ही अच्छे से, कि सॉलिड से लिक्विड अगर आप जा रहे हो तो वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, बिकॉज सॉलिड से लिक्विड जाते वक्त आपको उसको हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। वो आपसे हीट एनर्जी लेगा, आपकी ली हुई हीट एनर्जी से वो क्या करेगा, अपने बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। सो देयरफॉर यहाँ पे जो उसका डेल्टा एच है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव। ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा तुम्हें ये भी पता है बहुत ही प्यार से, वो प्यार से ये कि H2O सॉलिड यानी कि बर्फ, जब आप उसे किसी भी क्या छोड़ो, पानी में आप डालते हो, कोई शरबत वरबत तुमने बनाया है, ठीक है, उसमें तुम उसको ऐड किए हो, तो ऐसे में क्या हो जाता है कि आप लोगों का जो बर्फ होती है वो ऊपर ऊपर तैरती है, आपके उस शरबत के ड्रिंक के आपके ऊपर तैरती है यूजुअली। तो इससे इतनी बेसिक जानकारी हमारे भेजे में बहुत अच्छे से घुस गई कि जो चीज़ ऊपर तैर रही है, मतलब अगर उसकी डेंसिटी के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे इसकी डेंसिटी क्या रहती है, D इक्वल टू लो, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं लिक्विड की बात करूँ तो डेंसिटी इक्वल टू क्या रहेगी, ऑब्वियसली उसके कंपेयर में हाई। डेंसिटीज एग्जैक्टली क्या वैल्यूज रखती हैं ये जानना आपका कोई मेन एम नहीं है, आपको याद हो आपको याद नहीं हो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। लेकिन जो चीज़ पता होनी चाहिए कि वर्सेस, अगर मैं कंपैरेटिव स्टडी की बात करूं तो कंपैरेटिव स्टडी में आप लोगों के इसमें ये रिजल्ट्स आते हैं। अब डेंसिटी और वॉल्यूम, इन दोनों का रिलेशनशिप कैसा रहता है, इनवर्स का, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है,
तो डेंसिटी और वॉल्यूम का रिलेशनशिप कैसा है, इनवर्स रिलेशनशिप वो लोग रखते हैं। तो अगर किसी चीज की डेंसिटी कम है यानी कि उस चीज का वॉल्यूम क्या रहा होगा, हाई, और अगर किसी चीज का डेंसिटी हाई दिख रही है मतलब इसका वॉल्यूम जरूर क्या रहा होगा, लो। तो ये हम लोगों को एक आइडिया मिल गया। अब तुमसे ये पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी कंडीशंस आप रखोगे यहाँ पर कि मेल्टिंग ऑफ आइस फेवरेबल हो। ठीक है, आपको कंडीशंस क्या सोच के बनानी है, आपको कंडीशंस ये सोच के बनानी है कि मेल्टिंग ऑफ आइस फेवरेबल हो, फेवरेबल कंडीशन, ठीक है, फॉर मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस मेल्ट होनी चाहिए। तो पहले तो ये समझो आइस मेल्ट होनी चाहिए, इसका मतलब आप चाहते हो कि आपकी रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाए, फॉरवर्ड, क्योंकि मेल्टिंग का मतलब यही होता है ना, सॉलिड से लिक्विड में जाना। तो आप चाहते ही हो कि आपकी रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में प्रोसीड करे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो प्रोसीड करे। ठीक है, ये तुम चाहते ही हो। अच्छा, उसके अलावा अब इस क्वेश्चन में आपको गिवन दिया है कि डेल्टा एच इक्वल टू पॉजिटिव दिया हुआ है, ठीक है, फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। किसके लिए दिया हुआ है ये डेल्टा एच इक्वल टू पॉजिटिव, आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए। अब इसका मतलब ये है कि रिएक्शन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो वो एंडोथर्मिक है। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने पे एंडोथर्मिक है तो हम तो चाहते भी है कि तू जा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो जो लीच-आर्टिलियस प्रिंसिपल आपने कल की क्लास में पढ़ के रखा है ना, उस कल की क्लास से पढ़े हुए लीच-आर्टिलियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तुम खुद अपने छोटे से ब्रेन पे दिमाग जोर लगा के बताओ कि क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे वो फॉरवर्ड जाएगी कि टेम्परेचर घटाने पे फॉरवर्ड जाएगी। तो ऑब्वियसली कि टेम्परेचर बढ़ाने पे वो फॉरवर्ड जाएगी। तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट फेवरेबल कंडीशन मेल्टिंग ऑफ आइस के लिए, जो छोटा बच्चा भी जानता है कि हाई, जितनी ज़्यादा गर्मी आप एक आइस को दोगे उतने जल्दी ही वो क्या होगा, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। बराबर है, उतना जल्दी ही वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। ये तो सब जानते थे, बचपन से जानते थे, बट लीच-आर्टिलियस प्रिंसिपल ने भी देखो इस चीज को क्या किया, एक्सप्लेन किया कि हाँ, हाई टेम्परेचर फेवरेबल कंडीशन होती है आइस को मेल्ट करने के लिए। अच्छा, और कोई फेवरेबल कंडीशन यहाँ पे आपको नजर आ रही है? तो एक तरीके से यार तुम अगर ये देखोगे कि यहाँ पे मैडम अपन कंसंट्रेशन ले लेते हैं, तो देखो कंसंट्रेशन वाला फैक्टर यहाँ नहीं लिया जाएगा, क्योंकि एक कॉमन सेंस है कि जितना बर्फ लोगे उससे उतना ही पानी बनेगा। यू आर नॉट मेकिंग एनीथिंग न्यू, तुम कुछ न्यू नहीं बना रहे हो। जैसे कि अगर मैं हेबर्स प्रोसेस की बात करूं, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, दैट इज N2+H2 इज गिविंग यू NH3, तो वहां पे आप दो डिफरेंट चीजों को मिक्स करके एक तीसरी डिफरेंट चीज बनाते हो। यहाँ पे आप H2O सॉलिड से H2O लिक्विड जाके आप कुछ भी नया नहीं बना रहे हो। ठीक है, जो आपका क्या कहते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन वाला फैक्टर लोगे, ये तो कॉमन सेंस है यार। जितनी ज्यादा बर्फ लोगे पानी उतना ज्यादा बनेगा, जितनी कम बर्फ लोगे पानी उतना कम बनेगा। सो जस्ट इग्नोर दैट फैक्टर। एंड कैटलिस्ट तो यार वैसे भी कंसिडर करने वाला फैक्टर नहीं है। अच्छा, तो हट गए तीन, तो टेम्परेचर हम ले चुके हैं, बचा क्या, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। यस, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, क्योंकि अब मैं क्या बोलूँ, अब नहीं है सो नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब जान दो, छोड़ो उस पर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है प्रेशर और वॉल्यूम। तो प्रेशर और वॉल्यूम में होता कैसा है, एक नज़र से इंसान क्या कहता है कि इस पे प्रेशर और वॉल्यूम का कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसा वो इंसान क्यों कह रहा है, मतलब रीजन क्या है उसके ऐसा कहने का? तो हम उसको जवाब देते हैं, भैया डेल्टा NG बराबर 0। अच्छा, डेल्टा NG बराबर 0, तुम बोलोगे हाँ कल ही तो आपने पढ़ाया है। तो देखो, ये तुम अगर ध्यान से दो कि ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है। वो जो आपने लीच-आर्टिलियस का रूल पढ़े थे कि प्रेशर के साथ डेल्टा NG ये तो वो डेल्टा NG बराबर 0 तब यार जब वो केमिकल रिएक्शन हो। तुम्हें ये केमिकल रिएक्शन दिख रही है क्या? चेक करो, क्या है तुम्हें केमिकल रिएक्शन दिख रही है? नहीं, ये एक फिजिकल रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है ये? एक फिजिकल रिएक्शन है ना, सिर्फ फेज चेंज हो रहा है, केमिकल कंपोजिशन तो उसका चेंज ही नहीं हो रहा है। So when you are talking about physical reaction, don't apply the rules of delta NG बराबर 0। ठीक है, don't apply that rules delta NG बराबर 0, because delta NG बराबर 0 वाला जो रूल है is applicable only when you have a chemical reactions। ठीक है, when you are dealing with chemical reactions and we are dealing with physical equilibrium, not with chemical equilibrium at the rate here। So यहाँ पे delta NG बराबर वाला रूल भी नहीं चलेगा। अब यहाँ पे फिर कैसे, क्या प्रेशर और वॉल्यूम पे वो डिपेंड ही नहीं करती? क्या वो आपके प्रेशर और वॉल्यूम पे डिपेंड भी नहीं करती? नहीं, वो प्रेशर और वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। तो कैसे पता लगाएंगे? तो देखो,
आप एक काम करो, याद करो थोड़ा सा कि प्रेशर और वॉल्यूम का आपस में कैसा रिलेशनशिप होता है। जैसे डेंसिटी और वॉल्यूम का आपस में इन्वर्स का रिलेशनशिप चलता है ना। तो ऐसे में आप लोगों के प्रेशर और वॉल्यूम का भी कैसा रिलेशनशिप चलता है, इन्वर्स। इन्वर्स रिलेशनशिप का मतलब होता है कि यदि आपने प्रेशर को इंक्रीज किया तो आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, वाइस वर्सा मतलब प्रेशर को घटाओगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आ रही है वाली बात? ओके, इतना समझता है। हाँ, अब होगा क्या, तुम चाहते हो कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाए। तुम क्या चाहते हो कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाए। फॉरवर्ड का मतलब आप चाहते हो कि रिएक्शन हाई वॉल्यूम से कहाँ की तरफ जाए, लो वॉल्यूम की तरफ। क्या ये बात मेरे दिमाग में जा रही है? आप चाहते हो कि रिएक्शन हाई वॉल्यूम से लो वॉल्यूम की तरफ जाए, यू वांट। क्या ये बात समझो? कई लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती है। देखो, मेरे को भी 11th में नहीं आई थी, मैंने भी रट्टा मार लिया था, लेकिन बाद में चीजों को धीरे धीरे 11th में ही थोड़ा समय निकलने के बाद समझ में आ गई थी कि अच्छा ये इस तरीके से है। नहीं तो तुम मेरी अगर 11th की कोचिंग नोट्स की देखोगे कॉपी, तो उसमें डायरेक्ट मैंने लिख के रखे नोट्स, सुंदर सुंदर राइटिंग में कलरफुल पेन के साथ बना के रखे। बट उस वक्त समझ में नहीं आता, कुछ महीनों बाद खुद ब खुद दिमाग लगा के समझ में आया था। तो इसीलिए ध्यान से सुनो। अब तुम क्या चाहते हो? तुम ये चाहते हो कि अच्छा, पहली बात तो मैं पढ़ाने वाले का फ्लॉ नहीं कह रही हूँ कि पढ़ाने वाले ने ठीक से नहीं पढ़ाया। ऑब्वियसली मेरी मेंटल एबिलिटी उतनी अच्छी नहीं रही होगी कि उनकी पढ़ाई वो चीज़ को मैं ग्रास्प कर पाऊँ। ठीक है, तो उसमें इसीलिए पॉइंट टू पॉइंट अगर मैंने भी उस वक्त इस तरीके से सीखा होता तो हो सकता है मुझे समझ में आ गया होता, बट डायरेक्ट मैं कैच नहीं कर पाई, या सामने वाले ने ऐसा सोचा कि अरे ये लोग तो अच्छे होंगे कि कैच कर लेंगे। मैं उतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है, बता दूं। तो देयरफॉर अभी बताया पॉइंट टू पॉइंट जा रहा है, सो उसको पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। ठीक है, इस तरीके से मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ तुम पे डिपेंड कि तुम खुद समझ लोगे, क्योंकि मुझे पता है चीज़ें समझ में नहीं आती है। तुम 10 से ही निकलो, कोई ज़्यादा बड़े होशियार चंद तो हो नहीं, और ना ही तुमने कोई फाउंडेशन के लिए नाम पे पहले ही से पूरा पढ़ पुढ़ा के रखा है। फाउंडेशन के नाम पे मतलब पहले से नहीं पढ़ के रखा है सारी चीज़ें, तो तुम लोग भी इसके लिए न्यू ही हो। हाँ, कैलकुलेशन मैं कभी नहीं बताती किसी को, क्योंकि मेरा मानना है कि कैलकुलेशन स्किल्स 10 तक डेवलप होनी चाहिए, जो कि होनी चाहिए थी। अगर उसमें कहीं अटक रहे हो तो फिर वो मेरे काम का ही पार्ट नहीं हो, तो फिर 10वीं क्लास में जाकर फिर से एडमिशन लो। अब देखो, आप चाहते क्या हो कि आप यू वांट, आपको क्या चाहिए? क्या आपको ये चाहिए कि आप हाई वॉल्यूम से किसकी तरफ जाना चाहते हो? आप लो वॉल्यूम की तरफ जाना चाहते हो, यही तो चाहते हो ना। फॉरवर्ड मेल्ट का मतलब तो यही होता है। मेल्ट का मतलब तो आप यही चाहते हो कि लिक्विड बना लिया जाए, और लिक्विड का वॉल्यूम कम है और सॉलिड का वॉल्यूम ज़्यादा है, तो आप हाई से लो जाना चाहते हो वॉल्यूम के टर्म्स में। अगर आप वॉल्यूम के टर्म्स में हाई से लो जाना चाहते हो, आपका डेस्टिनेशन क्या है? ये आपका डेस्टिनेशन है, ये आपका डेस्टिनेशन है, ये आप यहां पहुंचना चाहते हो। अब तुम मुझे बताओ, अगर तुम्हें कम वॉल्यूम चाहिए, डेस्टिनेशन मतलब यू वांट लेस वॉल्यूम, ठीक है, यू वांट लेस वॉल्यूम, तो प्रेशर हाई रखोगे या प्रेशर लो रखोगे? तो ऊपर 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 देखो, ऊपर देखो क्या दिख रहा है, प्रेशर और वॉल्यूम का कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो साफ साफ पता चल रहा है यहां से कि प्रेशर ज़्यादा रखेंगे तो वॉल्यूम कम आएगा, तो आपको तो कम वॉल्यूम चाहिए, तो इसका मतलब हम लोगों को प्रेशर कैसा रखना चाहिए, आप पे हाई रखना चाहिए। अगर तुम हाई प्रेशर रखोगे बर्फ के ऊपर, तो वो बर्फ जल्दी 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 पिघल जाती है, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी पिघल जाएगी अगर आपने उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया तो, ठीक है। और ऊपर से दूसरी कंडीशन तो पता ही थी, टेम्परेचर हाई, तो समझ रहे हो कि मेल्टिंग ऑफ आइस फेवरेबल कब रहेगी? मेल्टिंग ऑफ आइस तब फेवरेबल रहेगी जब प्रेशर हाई हो और टेम्परेचर भी हाई हो, ठीक है। तो मेल्टिंग ऑफ आइस का फेवरेबल होना इस पे है। अब इसी पे हम लोग आ जाते हैं आपकी सेकेंड एप्लीकेशन पे। सेकेंड एप्लीकेशन भी ऐसी ही है। सेकेंड एप्लीकेशन में बोला जा रहा है वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड। इसको लोग बॉइलिंग ऑफ लिक्विड भी लिखते हैं, बट आई प्रेफर वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड, ठीक है। अच्छा, वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड में आप पहले तो केमिकल रिएक्शन मतलब फिजिकल रिएक्शन लिख लो। लिक्विड का वेपराइजेशन मतलब आपके पास पहले से वो लिक्विड स्टेट में है और आप उसको कौन सी फिजिकल स्टेट में पहुंचाना चाहते हो? गैस वाली फिजिकल स्टेट में पहुंचाना चाहते हो। पहले तो डेंसिटी के बारे में बात कर ले, लिक्विड वर्सेस गैस। इन केस ऑफ वाटर किसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है? तो तुम्हें पता है कि किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। ऑब्वियस है कि आपके लिक्विड की डेंसिटी क्या रहेगी? हाई रहेगी,
है ना, और वेपर्स क्योंकि उड़ जाते हैं तो इनकी डेंसिटी लो रहेगी। अब वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बात कर लें तो डेंसिटी और वॉल्यूम का क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप चलता है, तो जिसकी डेंसिटी हाई है उसका वॉल्यूम लो होगा, और जिसकी डेंसिटी लो है उसका वॉल्यूम क्या होगा, हाई होगा। समझ में आ रही है बात? ओके। तुम चाहते हो, तुम मुझसे ये पूछ रहे हो, तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि आप हमको फेवरेबल कंडीशंस बताओ। क्या बताओ? आप हमको फेवरेबल कंडीशंस बताओ। किस चीज के लिए फेवरेबल कंडीशन चाहिए? फॉर वेपराइजेशन। किसके लिए चाहिए? फॉर वेपराइजेशन। ठीक है, किसके लिए? फॉर वेपराइजेशन। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए इस क्वेश्चन का डेल्टा एच क्या होगा। जैसे मैंने अगेन ऊपर कहा था कि इतनी बुद्धि तो तुम्हारे अंदर बहुत अच्छे से है कि जब आप लिक्विड से गैस बना रहे हो तो आपको हीट देनी पड़ेगी, एंड सिंस यू आर सप्लाइंग हीट देयरफॉर इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, देयरफॉर डेल्टा एच कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। और अभी अभी हमने ऊपर डिस्कशन किया है, सो इसीलिए मैं नीचे डिस्कशन को वापस से रिपीट नहीं कर रही हूं। ठीक है, अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन कि बताओ एंडोथर्मिक के लिए क्या होगा, ये वो हम सबको पता है कल की क्लास करने के बाद कि फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस दे नीड हाई टेम्परेचर। अगर कोई रिएक्शन आपको एंडोथर्मिक चाहिए तो आपको उसको हाई टेम्परेचर देना पड़ता है। तो हाई टेम्परेचर तो यहाँ दोगे ही दोगे, लेकिन यहाँ पे एक सबसे जरूरी चीज, जैसे ऊपर मेल्टिंग ऑफ आइस के केस में आप हाई वॉल्यूम से लो वॉल्यूम की तरफ जाना चाहते थे, है ना, आप मेल्ट होना चाहते थे। तो मेल्ट होने का मतलब है लिक्विड बनना, लिक्विड बनना मतलब लो वॉल्यूम रखना। तो यहाँ पे आप वेपराइजेशन चाहते हो। वेपराइजेशन का मतलब आप लिक्विड नहीं, आप वेपर बनना चाहते हो, आप गैस बनना चाहते हो। तो आपकी डेस्टिनेशन क्या है? व्हाट वी नीड या व्हाट यू वांट। ठीक है, वी वांट कि हम लोग लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाए? गैस में। और अगर तुम लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना चाहते हो, इसका मतलब तुम ये चाहते हो कि आप लो वॉल्यूम से, ठीक है, लो वॉल्यूम से कहाँ चले जाओ? हाई वॉल्यूम की तरफ चले जाओ। ये हाई वॉल्यूम आपको चाहिए, ये हाई वॉल्यूम यू वांट, आप चाहते हो हाई वॉल्यूम। अब खुद अपना दिमाग चलाओ और बताओ हाई वॉल्यूम आपको कैसे मिलेगा? बताइए, प्रेशर हाई रखने से कि प्रेशर लो रखने से? तो कोई भी बता देगा कि यार हाँ, हाई वॉल्यूम तो आपको प्रेशर को लो रखने से मिलेगा। खत्म हो गई कहानी। तो इसका मतलब तीसरी कंडीशन जो हमको यहाँ पे चाहिए है, सॉरी दूसरी कंडीशन जो हमको चाहिए वो है प्रेशर डिक्रीज। तो जब भी किसी भी चीज का आप वेपराइजेशन करना चाहते हो, ठीक है, आप चाहते हो कि उसके लिक्विड जल्दी जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएं, तो आपको टेम्परेचर तो हाई रखना चाहिए लेकिन प्रेशर आपको कम रखना चाहिए। ठीक है, इसी सेम चीज को हम लोग जब सोल्यूशन एंड कोलैबोरेटिव प्रॉपर्टीज आपके 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे तो वहां पे एक टॉपिक आएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। वहां पर भी मैं तुमको इस चीज सेम उस कॉन्सेप्ट को सिखाने के बाद इस चीज को सिखाऊंगी कि किस तरीके से लो प्रेशर, ठीक है, लो प्रेशर पे चीजें जल्दी बॉइल हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे भी अपन वही बोल रहे हैं ना, वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड। वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड मतलब बॉइलिंग ऑफ लिक्विड। तो बॉइलिंग ऑफ लिक्विड के लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या है? हाई टेम्परेचर और आपका लो प्रेशर। ये ली चार्टिलियस ने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट ईयर हम लोग 12th स्टैंडर्ड में जब सोल्यूशन कोलैबोरेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो अगेन वहां पे भी ये चीज जस्टिफाई हो जाएगी कि लो प्रेशर ही फेवरेबल कंडीशंस होती है ताकि पानी या कोई भी दूसरा लिक्विड जल्दी जल्दी बॉइल हो जाए। तो सोचो आप एक ऐसी जगह गए जहां पे प्रेशर कम है। फॉर एग्जाम्पल यू आर एट सर्टेन प्लेस ए, वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2 atm है, और आप एक प्लेस गए बी जहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0.3 atm है। तो कहाँ पे आपका पानी जल्दी बॉइल होगा? सेम क्वांटिटी का, सेम तरीके का, दोनों जगह सब कुछ सेम रख रहे हैं, बस प्रेशर का डिफरेंस आ रहा है। तो जहां पे प्रेशर कम है वहां पे वो जल्दी होगा। ठीक है, अच्छा, अब ये कैसे पता चला? ली चार्टिलियस ने बताया। तो इस तरीके से कोई भी एप्लीकेशन आपकी आंखों में आ सकती है। आपकी आंखों में ये एप्लीकेशन भी आ सकती है कि अगर डायरेक्ट सॉलिड से गैस जा रहे हो तो क्या होगा? दैट इज सब्लिमेशन। ठीक है, दैट इज सब्लिमेशन। वैसा भी आप लोगों के साथ आ सकता है ना। चलो अभी तीसरे एप्लीकेशन में आ जाते हैं। जो जो मुझे अच्छे से याद आ रहे हैं वो मैं लिखती जाती हूँ। सब्लिमेशन वाला भी आ सकता है आपके पास, मेल्टिंग ऑफ सल्फर। सल्फर की बात करते हैं। ठीक है, तो अब देखो सल्फर के बारे में अगर मैं बात करूं तो लेट से आपके पास एक सल्फर है जो कि सॉलिड स्टेट में, और आप चाहते हो कि वो सल्फर आप लोगों का कन्वर्ट हो जाए किसमें? लिक्विड स्टेट में। चलो ठीक है,
तो पहले तो आपको डेंसिटी के बारे में पता होना चाहिए। तो सॉलिड सल्फर की डेंसिटी ज़्यादा होगी कि लिक्विड सल्फर की? तो देखो, पानी ही इकलौता ऐसा एबनॉर्मल स्पीशीज है जिसमें सॉलिड होने के बावजूद उसकी डेंसिटी लो होती है। यूजुअली सॉलिड चीज़ों के पास क्योंकि मास ज़्यादा होता है तो उनकी डेंसिटी भी हाई होती है, एक्सेप्ट H2O, ठीक है। लेकिन सल्फर उन एबनॉर्मल लोगों में नहीं है। सल्फर में सॉलिड सल्फर की डेंसिटी हाई है और लिक्विड सल्फर की डेंसिटी उसके कंपेयर में लो है। तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम बोलो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका लो, और यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका हाई, ठीक है। अच्छा, अब बताओ फेवरेबल कंडीशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए पूछी जा रही है, ठीक है। फेवरेबल कंडीशंस फॉर लिक्विड सल्फर। तो यहाँ पे अगर किसी ने तुमसे फेवरेबल कंडीशंस पूछी, किस चीज के लिए फेवरेबल कंडीशंस? अगर क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन की बैकवर्ड डायरेक्शन, किसके लिए फेवरेबल कंडीशंस बतानी है, तो याद रखना हमेशा वो फॉरवर्ड शिफ्ट के लिए ही आपसे फेवरेबल कंडीशन पूछ रहा है, अगर मेंशन नहीं किया गया है तो बताओ फेवरेबल कंडीशन क्या होगी? सबसे पहले तो तुमको ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि टेम्परेचर मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है, पहले तो ये। तो अब ऐसे में अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, हमको तो नहीं पता लेकिन भगवान ने एक छोटी सी बुद्धि नामक चीज तो दी है, ठीक है। आपको यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है मेल्टिंग। मेल्टिंग का मतलब तो समझते हो ना कि क्या होता है? बॉन्ड्स को ब्रेक किया जाता है, राइट। आपके जो क्लोज होते हैं पार्टिकल्स उनको दूर दूर किया जाता है। तो इस प्रोसेस को करने के लिए आप लोगों को ऑब्वियस है कि हीट क्या करनी पड़ेगी, बाहर देनी पड़ेगी कि अंदर लेनी पड़ेगी? सल्फर को तो हीट अंदर लेनी पड़ेगी, है ना। तो देयरफॉर मेल्टिंग जो होती है आप लोगों की हमेशा एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो चाहे वहां पे लिखा हो या ना लिखा हो, ये आपको आइडिया होना चाहिए, है ना। बेसिक केमिस्ट्री ऑफ 9th स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे डेल्टा H पॉजिटिव आएगा, चलो बढ़िया है। अब यहाँ पे अगर डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब एंडोथर्मिक मतलब ही और शी जो भी होगी वो रिएक्शन उसको हाई टेम्परेचर चाहिए। और पॉइंट नंबर बी, अब बात आती है आपके प्रेशर की। तो आप चाहते क्या हो? आप हाई वॉल्यूम की तरफ जाना चाहते हो, और अगर आप हाई वॉल्यूम की तरफ जाना चाहते हो तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बताओ? आपको यहाँ पे प्रेशर को कम रखना पड़ेगा। ये ऐसा खत्म, ठीक है, हो गया। तो इस तरीके से आपको ये चीज याद रखनी। अच्छा, इसमें मैं एक तुम्हें और फन फैक्ट बताती हूँ। फन फैक्ट देखो ऐसा आता है कि लोग ना कंफ्यूज जाते हैं। लोग क्या, मैं खुद कंफ्यूज हो गई थी 11th में। मैं अपने रिस्पेक्ट में बताती हूँ ना, दूसरों का क्या बताना। मैंने खुद ने ये फेस क्योंकि कंप्लीट किया है, तो अपने रिस्पेक्ट में तुम्हें चीजें बताती हूँ। पेपर में हमको सवाल आया था संडे के दिन इसी टॉपिक से, तो उसमें हम लोगों ने देखो कितने अच्छे से पढ़ा वाली चीज कि आप लोगों को प्रेशर इंक्रीज करने पे आप फॉरवर्ड जाओगे। मैंने क्या बोला? प्रेशर जितना कम करोगे आप इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, वेपराइजेशन उतना जल्दी होगा। अब मेरी भाषा को पकड़ना, ठीक है, मेरी भाषा को पकड़ना, ठीक है। वैसे ये वाली चीज मेरी उस वक्त गलत हो गई थी क्योंकि उस वक्त मेंटली इतनी ज्यादा मैं मैच्योर नहीं थी भाषा को पकड़ने के लिए, और स्पेशली एग्जाम के दिन उस दिन मैं नहीं पकड़ पाई थी। देखो नोट ये है आपका कि क्वेश्चन में बोला गया था कुछ कि इस बताओ पर्टिकुलर फिजिकल इक्विलिब्रियम के लिए कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है, या कौन सी इनकरेक्ट है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो उसमें एक ऑप्शन जो मेरे को मार्क नहीं करना चाहिए था, मैं वही गधे समय मार्क करके आ गई थी। अच्छा, एक मिनट।